गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत। लास्ट क्लास में हम व्यक्तित्व के प्रकार कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। हमारा जो टॉपिक था वो था मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों के अनुसार हमने वर्गीकरण किया। एक स्प्रेंगर के अनुसार, CS जुंग के अनुसार, और हमने एक और जो किया था वो है सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, लास्ट क्लास में किया। आज की क्लास में हम करेंगे क्रेशनर के अनुसार। क्रेशनर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। क्रेशनर ने इसे 4 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। सबसे पहले उन्होंने कहा है गोल मटोल। गोल मटोल। दूसरे उन्होंने कहा है सुडोल। तीसरा तो व्यक्तित्व उन्होंने बांटा है दुबले पतले। और चौथा है वो है विशिष्ट शारीरिक गठन वाले। विशिष्ट शारीरिक गठन वाले। तो इस प्रकार से क्रेशनर ने इनको 4 भागों में बांटा। उन्होंने कहा है कि गोल मटोल कौन से होते हैं। वे व्यक्ति मोटे, इस प्रकार के जो मोटे होते हैं, आराम पसंद होते हैं, छोटे कद वाले होते हैं, ये मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं। इनका स्वभाव मृदुल होता है, ये सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद होता है और मित्रता करना भी इन्हें पसंद होता है। इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको गोल मटोल की श्रेणी के अंतर्गत बताया गया है। सुडोल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका शारीरिक गठन, शरीर का गठन हष्ट पुष्ट होता है, सुगठित होता है, ये शक्तिशाली होते हैं, इनके कंधे चौड़े, वक्ष विस्तृत एवं सीना तना हुआ होता है। ये व्यवहार कुशल होते हैं, चुस्त होते हैं और दृढ़ निश्चयी के जो लोग होते हैं वो सुडोल प्रवृत्ति के लोग व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। दुबले पतले व्यक्तित्व के अंतर्गत ये व्यक्ति शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। इनका शरीर दुबला पतला, इनके कंधे सकरे, वक्ष सकरा होता है, मांसपेशियां अविकसित होती हैं, अस्थियां कोमल होती हैं और ये भावुक एवं एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं। अगला इन्होंने जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया वो है विशिष्ट शारीरिक गठन वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जिन लोगों में उपरोक्त तीनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, जिनके अंदर गोल मटोल, दुबले पतले और सुडोल तीनों ही प्रकार के गुण थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, वो विशिष्ट शारीरिक गठन वाले लोग कहलाते हैं। तो ये हुआ क्रेशनर के अनुसार। अब है WB कैनन के अनुसार। पांचवा है WB कैनन। WB कैनन के अनुसार WB कैनन ने व्यक्तित्व को 7 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है सबसे पहले सहनशीलता। सहनशीलता, प्रभावक, होते हैं। इसमें व्यक्तित्व कुटिल है,
उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती है, जिनसे हर समय हार्मोन्स निकलते रहते हैं और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हमारे व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। व्यक्ति में जिस अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर ये जो वर्गीकरण है वो किया गया है। इन्होंने कहा है सबसे पहले जो सहनशीलता जिस व्यक्ति में के शरीर में पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है तो वह सहनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। वह संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, उसका स्वभाव शांत है, वह हंसमुख एवं मिलनसार आत्मविश्वासी होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं वो दूसरे लोगों की बातों को आसानी से मान लेते हैं। तो सहनशीलता की प्रवृत्ति किन व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है? जिनके अंदर पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है वो व्यक्ति सहनशील पाए जाते हैं। अगला है प्रभावक। प्रभावक किसको कहेंगे? जिन लोगों के शरीर में थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है वे प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। वे महत्वाकांक्षी, अपनी बातों, विचारों एवं तर्क शक्ति से शीघ्र ही दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। इस प्रकार के जो लोग, इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तो इसके अंदर कौन सी ग्रंथि अधिक क्रियाशील होती है? इसके अंदर थायराइड ग्रंथि है वो ज्यादा क्रियाशील होती है। कुटिल प्रवृत्ति के लोग, जिन लोगों में पैराथायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता अधिक रहती है वे व्यक्ति कुटिल स्वभाव के होते हैं, शीघ्र उत्तेजी। ऐसे लोग ईर्ष्यालु एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम पाई जाती है वे आलसी यानी स्थिर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आलसी, सुस्त, कमजोर और उनका शरीर हर समय थका हुआ, मन उदास और खिन्न रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मंद बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बुद्धि है वो मंद होती है, अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, स्थिर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि की अगर क्रियाशीलता अधिक रहती है तो वैसे व्यक्ति प्रभावक होते हैं, उत्तेजित होते हैं। लेकिन जिनके अंदर थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होती है वो स्थिर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पूर्व परिपक्व, जब किसी व्यक्ति में एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्रंथि है उसकी क्रियाशीलता समय से पूर्व हो जाती है तो वह व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से जल्दी ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो पूर्व परिपक्व के अंदर कौन सी ग्रंथि काम करती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो कार्य करती है। सांस्कृतिक, अगली झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग, ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग, ये व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, क्षणिक संवेग वाले होते हैं। इनके संवेग अस्थिर बहुत अधिक होते हैं, इनके संवेगों में अस्थिरता बहुत अधिक होती है। यानी ये थोड़े समय बाद में ही इनके जो इमोशंस है, इनके जो संवेग है उनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहता, ये थोड़े समय के लिए ही संवेग आते हैं और चले जाते हैं। सांस्कृतिक प्रवृत्ति वाले लोग कौन से होते हैं? जिनके अंदर गोनेड ग्रंथि की क्रियाशीलता कम होती है तो व्यक्ति सांस्कृतिक व्यक्तित्व वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के, साहित्य, कला एवं संगीत को प्रेम करने वाले होते हैं, उनके प्रति इनकी रुचि अधिक होती है। तो W.B. कैनन ने कितने भागों में बांटा है पर्सनैलिटी को? 7 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी है वो सहनशील होती है, लड़ाकू होती है, सांस्कृतिक होती है, प्रभावी होती है, कुटिल होती है और स्थिर प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले लोग इस संसार में होते हैं। अब R.B. कैटल के अनुसार क्रेशनर और W.B. कैनन के अनुसार हो गया। क्रेशनर ने 4 भागों में बांटा, W.B. कैनन ने इसको 7 भागों में बांटा।
अनुसार। आर.बी. कैटल ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है व्यक्तित्व लहरी और अलहरी। लहरी और अलहरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दो भागों में बांटा। लहरी जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्तित्व के जो धनी हैं वो धनी व्यक्ति चंचल, हंसमुख, मिलनसार, विनोद प्रिय होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये अवसरवादी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। दिखावटीपन इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये दिखावा नहीं करते हैं। जो बात कहते हैं सच कहते हैं और अवसर के अनुसार ही बातों को कहते हैं, बेतुकी बातें नहीं करते हैं। तो लहरी व्यक्ति इस व्यक्तित्व के इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको लहरी प्रवृत्ति का बताया गया है। अलहरी कौन सा होता है? ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के, एकांत प्रिय एवं थोड़ी भीड़ भाड़ से दूर रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें हंसी मजाक जरा भी पसंद नहीं होता। ये सीधे साधे एवं शांति प्रिय होते हैं। कृत्रिमता और बनावटीपन इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी में आपको बताया कि अपने में ही मस्त रहने वाले होते हैं, दूसरों से इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये है आर.बी. कैटल के अनुसार। अगला है इसमें मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार। मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। उन्होंने बताया है प्रफुल्ल, उदास, प्रफुल्ल प्रवृत्ति के, उदास प्रवृत्ति के और अस्थिर और चिड़चिड़े। इन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला कहा है प्रफुल्ल, हैप्पी जो लोग होते हैं। प्रफुल्ल किसको कहते हैं? खुश जो रहते हैं, हैप्पी जो लोग होते हैं। ये व्यक्ति सदैव खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, मृदुल और हंसमुख प्रकृति वाले होते हैं। उनका हृदय उदार एवं विशाल होता है, यानी दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, बुरी भावनाएं नहीं होती है। आशावादी एवं जीवन के प्रति सकारात्मक सोच वाले होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, इनकी सकारात्मक सोच होती है। इनके जीवन में भले ही विकट से विकट मुसीबतें आ जाए मगर ये जल्दी घबराते नहीं हैं। उदास, ऐसे व्यक्ति सदैव उदास, निराश, दुखी एवं खिन्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा नकारात्मक होता है। हर टाइम नेगेटिव बातें ही ये सोचते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये उदास प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके अंदर ऐसी धारणाएं पाई जाती है। ये निराशावादी एवं उदासीन प्रकृति के होते हैं। ऐसे प्रकृति व्यक्तित्व वाले लोग ऐसे लोग जो शीघ्रता से संवेगों के शिकार हो जाते हैं, इमोशंस में घिर जाते हैं, अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इनमें मुसीबतों की झेलने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, मुसीबतों से जल्दी ही घबरा जाते हैं। वे अधीर प्रकृति के होते हैं। इनमें निर्णय लेने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। कोई भी मुसीबत अगर इनके ऊपर आ जाए तो ये शीघ्र ही घबरा जाते हैं।
वाले लोग, ये गर्म मिजाजी लोग होते हैं, दूसरों के अंदर हर टाइम दोष निकालते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं। इनके संवेग है वो संवेगों में अस्थिरता बहुत अधिक होती है। इनका स्वभाव लड़ाकू प्रकृति का होता है। तो ये चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति कहलाते हैं मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार इनको आगे आ जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा, इन्होंने 2 भागों में बांटा। तो थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने बताया है कि इंद्रिय विचारक दूसरे इन्होंने बताया है सूक्ष्म विचारक प्रवृत्ति के लोग। सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, इंद्रिय, सूक्ष्म, स्थूल और इन्होंने प्रत्यय विचारक। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार होते हैं। सबसे पहले जो बताया है वो है इंद्रिय प्रवृत्ति के लोग। इंद्रिय जो विचारक है, ये व्यक्ति जो सोचने, समझने, चिंतन करने, विचार, तर्क और अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वे इंद्रिय विचारक कहलाते हैं। गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े जो लोग होते हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म विचारक कौन से होते हैं? जो लोग जिनमें गहन अध्ययन और चिंतन करने की क्षमता होती है, वे किसी भी बात की गहराई तक जाना चाहते हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से काम को हो गया भाई ठीक है अब नहीं। कई लोग क्या होते हैं, किसी भी बात की गहराई तक जाना चाहते हैं, वो सूक्ष्म विचारक कहलाते हैं। जैसे कि दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक है और अन्वेषणकर्ता जो होते हैं वो क्या है, इस सूक्ष्म विचारक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा है स्थूल विचारक, उन व्यक्तियों में जिनमें सूक्ष्म चिंतन का अभाव होता है, जो केवल सही ज्ञान रखते हैं, सतह की ज्ञान रखते हैं, ऊपरी ज्ञान रखते हैं, अंदर तक डीपली उनको ज्ञान नहीं होता है, कुछ विशिष्ट जानकारी के आधार पर ही कार्यों को संपन्न करते हैं तथा अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं, वे स्थूल विचारक कहलाते हैं। प्रत्यय विचारक वे लोग जो संकेतों एवं चिन्हों के आधार पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रत्यय विचारक कहलाते हैं। भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, गणितज्ञ आदि है वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ हमारा थॉर्नडाइक के अनुसार वर्गीकरण, इंद्रिय विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यय विचारक। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 8 मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी व्यक्तित्व के प्रकार की। आर.बी. कैटल ने, मॉर्गन एंड गिलीलैंड ने, थॉर्नडाइक ने, C.S. हल ने, उसके अनुसार स्क्रेशनर के अनुसार, सेल्डन के अनुसार, और इसमें था हमारा 2 और थे, कौन सा था, C.S. जूंग और स्प्रेंगर के अनुसार। तो ये थे अलग अलग मनोवैज्ञानिक जिनकी राय व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग थी। तो व्यक्तित्व का जो हमारा टॉपिक है, इसमें इसके बाद में आगे हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक करेंगे कि व्यक्तित्व को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, पर्सनैलिटी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानेंगे।
व्यक्तित्व को मुख्यतः दो कारक हैं जो ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो होता है आनुवांशिकता या कहें कि वंशानुक्रम, और दूसरा है वातावरण। तो सबसे ज्यादा वातावरण और वंशानुक्रम है ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन दोनों के ही सम्मिलित रूप से कार्य करने पर व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सुंदर बनता है। ऐसे कोई भी बालक नहीं है जो व्यक्तित्व के केवल एक ही हिस्से को प्रभावित करता है। प्रत्येक कारक व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। जैसे यदि बालक में शारीरिक दोष है तो इस दोष के कारण बालक को न तो केवल चलने फिरने, दौड़ने, घूमने में मुश्किलें आती, बल्कि समाज में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। अतः उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं, उनके अनुसार सबसे पहला आता है शरीर रचना एवं शारीरिक दशा। सबसे पहला जो कारण है उसकी शारीरिक जो रचना होती है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। ये व्यक्ति को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। परोक्ष रूप से बालक अपने बारे में क्या सोचता है और क्या चिंतन करता है, इसका प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। शरीर रचना के अंतर्गत व्यक्ति की बाह्य सुंदरता, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, शारीरिक अंगों की बनावट, शारीरिक गठन, त्वचा का रंग आदि है। जो लोग सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट होते हैं उनमें स्वतः ही आत्मविश्वास है वो कूट कूट कर भरा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को उनकी सुंदरता, उनके गठन, त्वचा रंग इत्यादि के कारण उनमें स्मार्टनेस के बारे में लोगों में सदैव ही अच्छे कमेंट ही मिलते हैं और फलतः उनका जो व्यक्तित्व है और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों का शारीरिक गठन, जिनका त्वचा का रंग और जिनकी बनावट सुंदर नहीं होती है, चेहरा काला होता है, कुरूप होता है, उनमें स्वतः ही हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप सभी जानते हैं, अपने आसपास हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सारी बातें समझते हैं, जानते हैं, आप देखते भी हैं दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन आपके सामने ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं। बालकों को यह जानकारी नहीं होती कि उनका शरीर रचना एवं बनावट किस प्रकार की है। दूसरे लोग ही उसके शरीर की रचना को देखकर प्रशंसा या निंदा करते हैं। दूसरे ही लोग उसे बार बार बतलाते हैं कि उसके शरीर की रचना किस प्रकार की है। जैसे यदि किसी बालक का रंग काला है तो बचपन से ही उसके सगे साथी कलुआ है, करुआ है, कलूटा, कोया, कोयल जैसे शब्दों से उसको विभूषित करती हैं। तो इस प्रकार से दूसरे ही लोग उसको आभास करवाते हैं कि उसकी जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। अगला जो कारक है वो है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में गहरा घनिष्ठ संबंध है। बुद्धिमान व तेजस्वी बालक में तर्क, स्मरण, चिंतन एवं धारणा की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण वह नई परिस्थितियों में अति शीघ्रता से समायोजित हो जाता है। शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि अति प्रभावशाली एवं अति मंद बुद्धि बालकों को सामाजिक समायोजन करने में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। वहीं सामान्य बुद्धि के जो लोग हैं, बालक हैं, वो वातावरण के साथ आसानी से समायोजन स्थापित कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग भी। परंतु बचपनावस्था में इस बात का पता नहीं चल पाता कि बालक कुशाग्र बुद्धि का होगा या सामान्य बुद्धि का अथवा या मंद बुद्धि का। तो बचपन में हम पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सी बुद्धि होगी, उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होगी। जब वह विद्यालय जाने लगता है तब उसकी बुद्धि का मापन होता है, क्योंकि वहाँ उसे कक्षा में दूसरे सभी बालकों के साथ पढ़ना लिखना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तब जाकर पता चलता है कि वो जो बालक है उसको
उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, किस प्रकार की बुद्धि का विकास हुआ है। तो अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बालक जितना अधिक बुद्धिमान होता है, सामाजिक अभिवृद्धि उतनी ही अधिक प्रतिकूल होती है। अगला है जो व्यक्तित्व के कारक को प्रभावित करता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मानव शरीर में कुछ ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते रहते हैं और ये हार्मोन बिना किसी नलिका के सीधे ही रक्त में आकर मिल जाते हैं और ये हार्मोन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और शरीर की विभिन्न नियमित और नियंत्रित करते हैं ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को। फलस्वरूप शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है। यदि यह हार्मोन आवश्यकता से कम या अधिक निकलते हैं तो स्वास्थ्य पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। फलतः व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ ही व्यक्तित्व में भी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो कई प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के बाद एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो अग्नाशय है। तो इस प्रकार की ग्रंथियां जो अभी आपको हमने अभी जो व्यक्तित्व का प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि कौन सी ग्रंथि के कारण किस प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है। तो ये काफी सारी ग्रंथियां हैं जो इनको प्रभावित करती है। अगला जो कारण है वो है हमारा इसके अंदर नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नाड़ी संस्थान प्रभावित करती है भौतिक वातावरण, इसमें भौतिक वातावरण प्रभावित करता है। पारिवारिक प्रभाव, पारिवारिक प्रभाव है वो भी प्रभावित करता है। परिपक्वता और शरीर रसायन, परिपक्वता, शरीर रसायन, ये सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो नाड़ी संस्थान है ये भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व विकास में, जिसे कदापि कम करके नहीं आंका जा सकता है। मस्तिष्क संस्थान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। मस्तिष्क से ही हमारे सोचने, विचारने, तर्क करने, निद्रा, भूख, प्यास आदि के प्रति केंद्र स्थित होते हैं। जब नाड़ी संस्थान में विकास होता है तो बालक में सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है। वह अपनी सूझबूझ से बदलते वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है। जिस बालक का जितना अधिक नाड़ी संस्थान विकसित होगा उनका समायोजन उतना ही अधिक अच्छा होता है। इसके बाद हमारा है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण, यहाँ भौतिक वातावरण से तात्पर्य है वहाँ की जलवायु। वहाँ की जलवायु, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं, सुंदर और अधिक परिश्रमी होते हैं। इसके विपरीत गर्म जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ कार्य क्षमता घट जाती है, काम करने की जो क्षमता घट जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण क्या है, हम काम कम करने लग जाते हैं, लोग अस्वस्थ हो जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। पारिवारिक प्रभाव भी पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, जीवन भर व्यक्ति पर परिवार का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व विकास में जितना प्रभाव वंशानुक्रम का है उससे कहीं अधिक प्रभाव परिवार का पड़ता है। जन्म के बाद शिशु का लालन पालन माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर किसी परिवार में बच्चे का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से होती है,
क्योंकि प्रथम पाठशाला है बच्चे की, वो क्या है, घर ही है, घर का वातावरण है, पारिवारिक प्रभाव वहीं से पड़ता है। अगर घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। इसके विपरीत अगर देखा जाए, अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चे के व्यक्तित्व पर ये प्रभाव देखने को मिलता है। जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो हमें अपने माता पिता के द्वारा, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा ही मिलते हैं। मगर यह कदापि नहीं भूले कि परिवार में रहने वाले प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व का निर्धारण सुंदर ढंग से ही होगा। पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत कई प्रकार के कारक आते हैं, चाहे वो माता पिता का आचरण की बात करें घर में, और बालक अभिभावक संबंध आ जाते हैं। इसमें परिवार का आंतरिक आकार है, परिवार का आकार है, ये सारी चीजें पारिवारिक प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। शरीर रसायन इन व्यक्तित्व के बीच में घनिष्ठ संबंध है। शरीर तथा मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों में होने वाले परिवर्तन व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना तथा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाना, यह सभी रासायनिक क्रियाएं हैं। इसके लिए इंसुलिन एवं ग्लूकागोन का होना संतुलित रूप से कार्य करना आवश्यक होता है। यदि ये क्रियाएं ठीक प्रकार से नहीं होती हैं तो रक्त में या तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है या फिर कम हो जाती है, अथवा ऐसी स्थिति में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को चक्कर आने लग जाता है, मूर्छा आने लग जाती है, बेचैनी, घबराहट, शारीरिक कमजोरी, चिड़चिड़ापन आदि हो जाते हैं, जो कि ये सभी कारण हैं वो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। मैच्योरिटी, परिपक्वता किस प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है? परिपक्वता यह निर्धारित करती है कि बालक किन किन अवस्थाओं में क्या क्या टास्क सीखता है, क्या क्या बातें सीखता है। जब तक बालक के अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक वह विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है उनको वो संपन्न नहीं कर पाता है। जब तक जैसे बालक के हाथ पैरों की परिपक्वता नहीं आती तो वह चीज़ों को पकड़ना नहीं सीखता है, चल नहीं पाता है, और वह जैसे कि कंघी करना है, वस्त्र पहनना है इत्यादि जो क्रियाएं हैं जो हाथों के द्वारा संपन्न होती हैं वो नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से बालक में परिपक्वता का होना आवश्यकता है। परिपक्वता आने पर ही बालक में आत्म प्रत्यय का गुण विकसित होता है। वह अपना तदात्मीकरण अपने चारों ओर उपस्थित लोगों में करने लग जाता है। सबसे पहले बालक अपने निकट के व्यक्ति के साथ तदात्मीकरण करता है, बाद में वह अपने सगे साथियों एवं समाज के लोगों के साथ तदात्मीकरण करता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो कारक प्रभावित करता है वो है शारीरिक रचना, शरीर की रचना या उसका गठन। फिर बुद्धि प्रभावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं उसको, उसका नाड़ी संस्थान, शरीर रसायन है वो प्रभावित करते हैं, भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण है वो प्रभावित करता है, और परिपक्वता भी उसको प्रभावित करती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो व्यक्तित्व विकास का जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।